जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कल शपथ ली और शपथ ग्रहण के समय ही सुरेंद्र चौधरी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, नौशेरा से, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हारे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उसके साथ में ही मंत्रिमंडल में जम्मू संभाग से ही जावेद राणा हैं, जो गुजर बकरवाल कबीला से ताल्लुक रखते हैं, और जम्मू संभाग से ही ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखने वाले और स्वर्गीय मदन लाल शर्मा के सुपुत्र सतीश शर्मा भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। घाटी से जावेद डार, सकीना इत्तू और उमर अब्दुल्ला। अभी 3 और पोजीशंस हैं जिनको भरना है उमर अब्दुल्ला ने आने वाले कल में। लेकिन कल जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए गए, उसके बाद जो उन्होंने मीटिंग ली और उस मीटिंग में कहा यहां जम्मू कश्मीर के कितने हैं और जम्मू कश्मीर के बाहर के कितने हैं, और उसके फौरन बाद एक ऑर्डर इशू हुआ जिसमें 2 ऑफिसर्स को, जो दोनों जेकेएस ऑफिसर्स हैं, उनको उमर अब्दुल्ला ने अपने साथ ले लिया। संकेत साफ दे रहा है कि उमर अब्दुल्ला अपने एजेंडे पर, काम पर लग गए हैं। लेकिन क्या मंत्रिमंडल में जम्मू संभाग के साथ इंसाफ हुआ है? और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के बनने के बाद अब जिम्मेदारियां क्या होंगी? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जम्मू नॉर्थ और पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा। श्याम जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि सरकार कल बन गई और ये एक इंप्रेशन देने के लिए कि जम्मू संभाग भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना घाटी है, 3 मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, जिसमें सुरेंद्र चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, सतीश शर्मा मंत्री हैं कैबिनेट, और उसके अलावा जावेद राणा है। इस मंत्रिमंडल को लेकर आपका भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के तौर पर क्या मानना? सबसे पहले तो मैं ये जो नई सरकार जहां बड़े एक लंबे अरसे के बाद 370 और 35 से जाने के बाद जहां जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर थी, वो मुझे लगता है 5.5 साल जो है वो मिसिंग रही। तो मैं जो नई सरकार बनी है, जिसकी सरबराही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, मैं उनको और उनके जो कैबिनेट कलीग हैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और जहां तक आपने ये कहा है कि जम्मू संभाग के साथ क्या इंसाफ हुआ है, तो ये अभी बहुत प्रीमच्योर है ऐसी बातें करना। और जम्मू का जो मैंडेट है वो सीधा ये डिमांड करता है कि जम्मू अब जो तैयार हो गया है अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। संख्या बल की बात नहीं है, जो बाकी बातें भी हैं। और जब डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट होगा, इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग स्टार्ट होगी, फिर हम देखेंगे कि जम्मू के साथ इंसाफ और जो उनका हक है वो उनको मिल रहा है या नहीं। ये कैबिनेट की वर्थ देने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर, पहले भी ये प्रथा जो है 2002 में स्टार्ट हुई थी, उस समय भी यहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू के थे। उसके बाद भी अगर आपने देखा होगा तो लगातार आज तक जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस रहा है। काम इस पे होता है और आप आंकलन इस पे कर सकते हैं, आप भी आंकलन अच्छी तरीके से करते हैं। सोशल ऑडिटिंग और जनता जो है वो बेस्ट जज होती है जब डिलीवरी सिस्टम होगा, एलोकेशन ऑफ फंड्स होगी, प्रोजेक्ट की बात होगी, रैशनलाइजेशन होगी, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, बाकी चीजें हैं, तो फिर इस पे हम 6 महीने पहले इनकी फंक्शनिंग देखें। और जो प्रॉमिसेस हैं, जो वादे किए हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जो पब्लिक के हक की बातें की हुई हैं, तो वो देखते हैं कि वो कितनी उसमें कामयाब होते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोग जो पब्लिक हक की बातें होंगी, हम एक सार्थिक तौर पे जो है, जो अपोजिशन का काम होता है, हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। और यहां भी जम्मू संभाग के साथ और उन जम्मू संभाग के हक के साथ छेड़छाड़ होगी तो हम उसके लिए जम्मू संभाग के पहरेदार हैं, हमें लोगों ने चुन के भेजा है और यकीन दिलाते हैं कि हक तलफी नहीं होने देंगे। जैसे आपने कहा हक तलफी नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो की बात करें तो उस मैनिफेस्टो में 12 सिलेंडर देने की बात है, उस मैनिफेस्टो में 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है, अन्य कई और वादे हैं। आप मंत्री भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के आर्थिक हालात क्या हैं उनसे भी आप वाकिफ हैं।
क्या आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें संभव हैं? क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टो आया था उसमें आपने बिजली फ्री की बात नहीं की थी, आपने कहा था दरें घटाएंगे और दरें घटा के लोगों को सहूलत देने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें सरकार के लिए संभव हैं, जिस तरह का हमारी आर्थिक स्थिति है, और बिना केंद्र सरकार की मदद के क्या ही मुमकिन हो पाएगा? नहीं, पब्लिक के साथ उनकी कमिटमेंट है। उन्होंने अपने चुनावी मंशूर में ये कमिटमेंट की है और उन्होंने ये आंकलन करके किया होगा और हम भी उनकी सपोर्ट करेंगे। जो पीपल फ्रेंडली इस किस्म की वेलफेयर की स्कीम्स होंगी तो उसमें हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे, इतनी सोच हम रखते हैं, हम भी उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने ये मैनिफेस्टो बनाया है 200 यूनिट बिजली देनी है और मैंने वो देखा है उनका जो उसमें उनके 20 प्रॉमिसेस हैं उन्होंने, और टाइम बाउंड मैनर में भी कुछ उन्होंने कहा हुआ है, जैसे रेगुलाइजेशन की बात है, ये सारी बातें हैं, 1 लाख एम्प्लॉयमेंट की बात है। हम भी चाहते हैं जहां बेरोजगारी बहुत है, और फिर उन्होंने फास्ट ट्रैक पे एम्प्लॉयमेंट की बात की हुई है, जो वेकेंट पोस्टें पड़ी हुई हैं। और मेरे हिसाब से हमने भी लिखा था 40,000 से ज्यादा पोस्ट जो है इस समय स्टेट में वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई हैं, हर डिपार्टमेंट में डर्थ है स्टाफ की। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट का तो यही काम है। गवर्नमेंट का ये तो नहीं हो गया कि किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को मिनिस्टर बना दिया। हमने देखना है कि उनका डिलीवरी सिस्टम क्या है, जो लोगों की जरूरियात है, जो डे टू डे लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो रही है। नहीं, 10 किलो चावल मुफ्त देने की बात की गई है, बाकी बातें की गई हैं, बहुत सी बातें हैं। तो हमने कह दिया हम सपोर्ट करेंगे अपोजिशन में होते हुए भी। जो पीपल फ्रेंडली स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम है, उसमें हम यहां भी और सेंटर में भी उनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें तो उन्होंने कमिटमेंट की हैं और एग्जीक्यूट करनी है, और हमारा फर्ज बन जाता है एज ए वॉच डॉग ऑफ द पीपल कि हमने वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और पब्लिक डोमेन में भी ये सवाल, तो अगर हमारी सरकार बनती तो ये उनका फर्ज बनता। श्याम जी, ये भी बताइएगा, कल एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण हुई कि जब मुख्यमंत्री अपने पहली मीटिंग ली तो उन्होंने पहले जो सूत्र बता रहे हैं कि पहला सवाल उनका यही था कि भाई जम्मू कश्मीर के कितने लोग हैं यहां पर, जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से या आईएएस ऑफिसर भी हैं जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने, कितने लोग यहां पर हैं। तो वो सवाल जो उन्होंने पूछा है वो इस और साफ तौर पर इशारा करता है कि जो बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती रही है, क्षेत्रीय दल भी कहते रहे हैं, और आप लोगों ने भी कई बार इस बात को हाईलाइट किया कि लोकल ऑफिसर्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो उमर अब्दुल्ला ने कल कहा है, इस परिप्रेक्ष्य में कि इतनी सारी चीजें जम्मू कश्मीर में परिवर्तित हो चुकी हैं, 370 नहीं है अब, 35A खत्म हो चुका है, क्या आपको लगता है कि ये एटीट्यूड एक चीफ मिनिस्टर का ठीक है कि अब आते ही पहले पता करेंगे दिल्ली वाले कितने हैं और जम्मू कश्मीर वाले कितने हैं? मुझे इसकी बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात अगर ऐसी है तो मुझे लगता है कि जो हमारे भी मेरिट और सूटेबिलिटी देखी जाती है, जो सीनियरिटी में जहां भी ऑफिसर फल करते हैं, हम लोग कोई इनकॉम्पिटेंट और एफिशिएंट नहीं है। वी आर द मोर कॉम्पिटेंट देन द अदर पीपल्स। तो वो तो हमारी भी है कि अगर कोई जम्मू का, चाहे वो जम्मू का है, कश्मीर का है, कहीं का भी है, अगर वो एलिजिबल क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको साइडलाइन करके रखा हुआ है, और जो नहीं करता है, और यहां कुछ बातें ऐसी हुई हैं और वो सामने नजर भी आती हैं। एक सेट पैरामीटर्स में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, टॉप ऑफ द हायरार्की हो, उसकी अप्रोच वो रहनी चाहिए। और यहां एक सेट रेशियो भी होती है, वो तमाम स्टेट्स में होती है। टॉप ऑफ द हायरार्की जो होता है चीफ सेक्रेटरी, वो भी स्टेट कार्डर के लोग बने हैं। और ये बात कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी है उसमें प्रश्न चिन्ह आती है कि नहीं, बाहर वाले ज्यादा एफिशिएंट हैं और हम इनएफिशिएंट है। ये तो मेरे जैसा आदमी भी जो है वो कभी भी ऐसी बात नहीं मानता है। वो हमारे मुझे नहीं लगता वो पॉलिटिकल अप्रोच होगी जहां किसी ने की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने की। यहां टॉप ऑफ द हायरार्की डीजीपी होंगे, गवर्नर साहब होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और चीफ सेक्रेटरी होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये लॉबी सिस्टम होती है। आईएएस की अपनी होती है, जेकेएस आप बोलते हैं, पहले केएस बोलते थे, ऐसे ही जेकेपीएस। तो ये लॉबी सिस्टम है कि स्टेट कार्डर वाले जो हैं जो कम एफिशिएंट हैं, और जो बाहर वाले हैं दे आर मोर कॉम्पिटेंट एंड दे आर वेरी एफिशिएंट पीपल। लेकिन हमने देखा हुआ है कि हमारे स्टेट के ऑफिसर जो हैं उनकी भी कॉम्पिटेंसी नहीं है।
ये बात तो मैं भी हर जगह पे करता हूं और मैंने देखा हुआ है, मैं भी इस सिस्टम में रहा हूं, 6 साल कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ लोग तो यूपीएससी जो है वो दूसरी भाषा में करके आते हैं। तो ये बातें तो मैं आपको पता पहले भी करता था और आज भी करूंगा। श्याम जी, कल एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो स्वेरिंग इन के दौरान देखने को मिली है। हैरानगी ये बात है कि मीडिया में कहीं किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। तारिक हमीद करा, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, स्वेरिंग इन के समय जब जावेद डार आप शपथ ले रहे थे, वो खड़े थे, वो बैठे नहीं थे, वो दरवाजे के पास खड़े थे। इंजीनियर रशीद एमपी बारामुल्ला से, वो भी खड़े थे। और उसके अलावा इरफान हफीज लोन जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो भी खड़े थे। दिल्ली से आए वो 2 एमपी कांग्रेस के, वो भी खड़े थे। उनके पास भी बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। और उसके बाद वो जब तक शपथ ग्रहण समारोह खत्म नहीं हो तब तक बेचारे वो वहीं पर खड़े रहे। तो उसके बाद ये भी समाचार आया कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन दे रही है। और उसके बाद कुछ गलियारों में अफवाहें हैं। अक्सर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में अफवाहें बड़ी उड़ती हैं। हवाई ये उड़ रही है कि जी कुछ साठगांठ बीजेपी के साथ हो गई है, इसलिए कांग्रेस को बाहर रख दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, कल जो व्यवहार कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ हुआ कि उन्हें समारोह के दौरान जो खड़ा रहना पड़ा, हालांकि उसका ये बाद में कहा गया कि नहीं जी वो लेने के लिए गए थे तमाम वीवीआईपीज को, जब तक वापस आए तो तब तक सारा हॉल फुल हो चुका था। बट आप चूंकि रहे हैं, आपने बहुत सारी ओथ्स भी देखी हैं, तो सबको पता था कि तारिक हमीद करा जेकेपीसीसी के अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, तो उनके लिए तो स्थान रखा गया होगा। ऐसा तो नहीं कि आप आ गए और कहीं पे भी बैठ जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, कि वाकई कोई आप लोग खेल खेल रहे हैं? नहीं, हम क्यों खेल खेलेंगे? हम तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के लिए तैयार है। हमने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी है। पर वो पूछ रहे हैं, कह रही दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी लग नहीं रही है। वो कह रहे हैं कल डीजीपी पहुंच गए मुख्यमंत्री के पास, चीफ सेक्रेटरी खड़े थे, उनका फोटो आया है, जिस तरीके से वो खड़े थे साफ तौर पर नजर आ रहा था कि इनओबीडियंस कहते हैं उसको, कि आप मुख्यमंत्री बैठे हैं, आप खड़े हैं। तो कहते संकेत साफ तौर पर ये कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके चलते दिल्ली जैसी यूनियन टेरिटरी नजर नहीं आ रही। और वाकई वो जो बात लोग कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर होगा, यहां सरकार बनने दो, ये दिल्ली नहीं है, जम्मू कश्मीर ना। आपने 2 सवाल पहले पूछे मुझे। चीफ सेक्रेटरी खड़े थे और डीजीपी खड़े, दे आर सपोज टू बी, बिकॉज ही इज चीफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट की डेफिनेशन आपको पता है क्या होती है? स्टेट किसको बोला जाता है? चाहे अख्तियारात कम होंगे तो पॉलिटिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है, उसमें ये अपेक्स विधायिका जो है वो अपेक्स बॉडी है, और वो तो होना चाहिए, और हायरार्की में होना चाहिए, अनुशासन तो होना चाहिए। मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं। मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता हूं कि ये दिल्ली की कोई जगह है या दूसरी है। वो अपनी अथॉरिटी, जो आदमी अपनी अथॉरिटी को मेंटेन नहीं रख सकता, ही हैज नो राइट टू स्टे एज ए चीफ मिनिस्टर और जहां और भी कोई उसको जिम्मेवारी दी जाए। दूसरा, आपने ये कहा है कि कांग्रेस के लोग खड़े रहे, और खुद ही आपने बोल दिया बेचारे हैं ही बेचारे। अगर ये इनमें दम होता, स्टील होती, ये तो 2 बर्थ मांग रहे थे, जो अंदर की बात है। अब 2 उन्होंने बोला 1 देते हैं, तो 1 में दौर की लड़ाई हो गई। एक कह रहा था मैं बनूं, दूसरा कह रहा मैं बनूं। तो 6 भी डिसाइड नहीं कर सके कि किसको मंत्री बनाना है, क्योंकि कंफ्यूज स्टेट है कांग्रेस पार्टी। और यहां तो हमने जम्मू में तो कांग्रेस फ्री जम्मू बना दिया हमने। अब कश्मीर में और एक रजौरी में बचा है, तो वो भी अगली इलेक्शन में मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लीन बोल्ड होके चले जाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंस किस चीज की होती है? नंबर्स कितने हैं आपके पास, और फिर आप टर्म्स डिक्टेट करोगे। वो पहले आप ये देखो कि आपके पास है क्या भाई। लेकिन कह रहे हैं खेला आप खेल रहे हैं। हमें क्यों खेला खेलना? कांग्रेस हमारी बात मानेगी? ये कभी हो सकता है? हमारी विचारधारा अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी क्लोज आ सकते हैं? सवाल ही नहीं उठ सकता। तो फिर हमने खेला क्यों खेलना है? नहीं, कांग्रेस के आप क्लोज तो नहीं जा सकते, लेकिन बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं उनके तो आप पीडीपी के साथ आपने सरकार बनाई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप सत्ता में रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्री भी रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं। कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में काम करना है हमने।
हमने कोई वो विपक्ष की भूमिका थोड़े निभानी है। हम तो चाहते हैं, हमारी जो प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे हम विपक्ष में हैं, यहां पे अमन चैन कैसे बहाल हो और हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ कैसे बढ़े। इस रियासत में जो मुश्किलातें हैं, यहां पे जो हालात हैं, सबसे पहले है लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कोई छेड़छाड़ ना हो। 5 साल लगा के आज नॉर्मलसी की तरफ आए हैं। थोड़ी हमारी इकॉनमी भी जो है उसमें भी बहुत सुधार हुआ है, चाहे टूरिस्ट आ रहे हैं, पिलग्रिम टूरिस्ट हों या दूसरे टूरिस्ट हों। तो इसी के तरीके कुछ लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं। तो यहां हम चाहते हैं हालात, हमारा जो है यहां का माहौल को ठीक करने के लिए जो भी हमसे बन पाएगा, हमारी प्रायोरिटी ये है, चाहे हम सरकार के बाहर हैं, कि यहां सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों में अमन चैन से जीने की जिंदगी उनको मिले और फिर उनकी तमीरो तरक्की को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि बैकरूम से कोई बातचीत नहीं चल रही। और लोगों ने कहा, काफी सराहा कल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया बड़ा प्रैग्मेटिक ट्वीट था। उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उस ट्वीट का जिस तरीके से जवाब दिया, तो और प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया उनको कि जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर हम जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएंगे। आज उसके बाद रक्षा मंत्री का ट्वीट आया राजनाथ सिंह का, उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने रीट्वीट करके कहा कि मिलकर आगे बढ़ना है। और जो ट्वीट भी की भाषा भी प्रधानमंत्री की थी, वो साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रही थी कि नई दिल्ली जमीन को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और उनकी सरकार के लिए जरखेज रखेगी और कोई ऐसा चित्र हमको देखने को नहीं मिलेगा जो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्यों को में देखने को मिलता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी पे काम कर रहे हैं। ये दिखावा नहीं है और जिम्मेवारी बनती है। बड़े मुश्किल से यहां हालात जो हैं, कहते हैं ना, बड़े मुश्किल से तूफानों से लाए हैं किश्ती निकाल के, तो ये जिम्मेवारी है। और एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव गार्डियन फेडरल स्ट्रक्चर में, मैंने शब्द गार्डियन का इस्तेमाल किया है, प्राइम मिनिस्टर, और देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो ये किस तरफ इशारा करता है। ये डज नॉट मीन के कोई जो आप कह रहे हैं कि बैक चैनल से कुछ चल रहा है। अरे बैक चैनल से क्यों चलाएंगे, हम स्टेट चैनल से चलाएंगे जब चलाना होगा। लेकिन जो राष्ट्र की बात करेगा, तिरंगे को सल्यूट करेगा, यहां अखंड भारत की बात करेगा, भारत माता की जय करेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। हम ये नहीं कहते कि वो अपनी विचारधारा छोड़ दे, लेकिन हम कहते हैं कि राष्ट्र के प्रति कोई भी सरकार हो, कोई इंडिविजुअल हो, कल उन्होंने अंडर ओथ, सब है ना, 2 बार ओथ उठाई ना अपने संविधान की, भारतवर्ष की अखंड भारत की बात कही ना, तो फिर हम क्यों छेड़छाड़ करें। हम पहले कोई शुरुआत नहीं करेंगे। अगर वो एक कंस्ट्रक्टिव ट्रेजरी बेंचेस का, सरकार का, अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे, हमारे लोगों के साथ, जम्मू के साथ, जहां कश्मीर के लोगों के साथ भी हक तलफी वाली बात नहीं करेंगे, तो हम उनको क्यों डिसलॉज करेंगे जहां हमें कोई हक नहीं बनता। हमें मैंडेट मिला है अपोजिशन में बैठने का, हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करेंगे। अभी तक उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिए हैं 370 पर, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमने कह दिया चुनाव में, लेकिन अब ये भी एक हकीकत है कि घाटी नई दिल्ली में सरकार एक पार्टी की है, जिस पार्टी ने लिया वो देगी नहीं, तो 370 वाला किस्सा खत्म। रेजोल्यूशन पास करेंगे, पहली कैबिनेट मीटिंग में यह कहा गया था। अब 2 जम्मू के मंत्री वहां पर हैं, तो जाहिर सी बात है रेजोल्यूशन पास करने को लेकर भी फिलहाल धुला मिला ही उनका रवैया है, वो भी कोई उस पर क्लैरिटी नहीं है। असेंबली में कोई रेजोल्यूशन लाएंगे, इस पर भी उमर अब्दुल्ला बिल्कुल चुप है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए, वो चुप। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कानून के अंदर संशोधन किया और बोर्ड्स और कॉर्पोरेशंस को भी जम्मू कश्मीर सर्विसेक्शन बोर्ड के अधीन कर दिया, उस पर भी चुप। तो कोई भी डिस्कंफर्टिंग स्टेटमेंट जो सरकार को लगे कि जिससे सरकार अनकंफर्टेबल हो, ऐसा अभी तक उमर अब्दुल्ला ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसको एक स्टेट्समैन और एक नेता के तौर पर, एक भारतीय जनता के नेता के तौर पर और जम्मू कश्मीर के हालात को ध्यान में रखते हुए आप कैसा देखते हैं? देखिए, जितने भी फैसले आपने कहा है, ये गवर्नर साहब ने जो रीऑर्गेनाइजेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक्ट के मुताबिक लिए हैं। एक सेट फ्रेमवर्क में उन्होंने जो उनको विंडो मिलती है, उसी में उन्होंने काम किया है, और वो कल के बाद के फैसले नहीं है। वो उमर अब्दुल्ला जी ने 11:30 बजे ओथ ली, उससे पहले के सारे फैसले हैं। ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर इज वेरी सेंसिटिव स्टेट।
यहां तमाम लोगों को। पर उमर चुप है, वही मैंने पूछा आपसे, चुप है, उनकी खामोशी को कैसे देखते? नहीं तो वो कोई भी लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी कानून के अंदर अमेंडमेंट कर देते, तो जब उमर अब्दुल्ला सरकार में नहीं थे तो फौरन उनका ट्वीट आ जाता, ये गलत कर दिया, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं चलेगा, जबरदस्ती कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। तो इस तरीके की वो बात किया करते थे। लेकिन द मोमेंट ही हैज उमर अब्दुल्ला सीएम डेजिग्नेट हो गए तो एकदम खामोशी। इसको कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनको भी पता है कि मेरी डोमेन कितनी है, वो अपनी डोमेन में रह के काम करेंगे। उससे बाहर जब जाएंगे, अपोजिशन है, और उसके बाद जो कानून हमारा संविधान कहता है, जो पावरें वेस्टर्न है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो उसके मुताबिक एक सेट फ्रेमवर्क में रह के ही काम करना है ना। अननेसेसरली अगर वो कोई इस किस्म की बात करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, आप ही के एक कैंडिडेट, आप ही के पार्टी के एक बड़े इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हारे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई फलां लोग थे, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो किसी ने उनसे पूछा, कहा आप तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आपको तो यही ले डूबा, क्योंकि आपने कहा सबका विश्वास, तो विश्वास के चक्कर में चले गए। तो जिन 7 सीटों को लेकर आपको बड़ी उम्मीद और बड़ी तवक्का थी कि अगर ये मिल जाए तो हम 36 पहुंचेंगे और 5 हम नॉमिनेट कर लेंगे, 41, तो सरकार तो बन गई अपनी। वो तो हो नहीं पाया। तो उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये सबका विश्वास, सबका विकास, सब ठीक बात है, लेकिन आपको तो विश्वास ही ले डूबा। लेकिन एक नेता के तौर पर जो पूरे राजौरी पुंछ के इलाके को समझते हैं, और आपके जो बड़े भाई स्वर्गीय मदन लाल शर्मा वहां से एमपी भी रहे हैं, और आप खुद उस पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, पूरा चुनाव लड़ा है, लड़वाया है, तो आप कैसे देखते हैं जो उम्मीद आपको राजौरी पुंछ से थी, वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा, और फिर आपके जो वहां से कैंडिडेट हैं वो कहते हैं जी फलां ने हमारे साथ वफा नहीं। हो सकता है नंबर ऑफ सीट्स कम होगी, बट बहुत इनकरेजिंग रिजल्ट है। 2 लाख, 2.25 लाख से ऊपर हमने वोट मेरा ख्याल इससे ज्यादा लिया है वहां से। और पार्लियामेंट में कितना मिला था वो भी आपको पता है, 1 सीट भी हमने वहां से जीती। इसका मतलब है कि पहाड़ी कबीला को जो जिनको एसटी मिला है, वोट डाला है उन्होंने बीजेपी को, ऐसा नहीं है? मेरे भाई ये बताइए फिर वोट कहां से मिला? हम नंबर 2 रहे हैं, पूरी 1 जीती, 7 सीटों पे वी आर नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। अगर उन्होंने वोट नहीं दिया, थन्ना मंडी जो मंजाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें एक भी हिंदू वोट नहीं है, तो वहां से आप देखिएगा कि इकबाल मलिक को कितने वोट मिले हैं। इकबाल आप मेंढर में देख लीजिएगा, सुरनकोट में वी आर नंबर 2, अब वहां 2% पॉपुलेशन नहीं है, तो 7 सीटों पे हम नंबर 2 रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब 1952 में उन्होंने पहला जनरल इलेक्शन हमने लड़ी थी, तो उस समय 3 सीटें मिली थी, और 1984 में फिर 2 पे आए, तो आज कहां है? 303 भी गए, 240 पे भी हैं। तो ये क्रम जो है बढ़ता जड़ता रहता है, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से कश्मीर में भी अगर आप देखेंगे, साइजेबल ठीक वोट हमें मिला है, तो वहां हम कहें कि हम बड़े मजबूत थे, हमने सीटें नहीं जीती। ये होता है कि कभी कभी हम अपने जो कमजोरी है उसको छिपाने के लिए ये दोस्त दूसरों को मर देते हैं। जब हम जीत जाते हैं तो श्यामलाल बड़ा लीडर है, जब हार जाते हैं तो मुझे जुनैद हाशमी ने हरा दिया, जहां लोगों ने वोट नहीं दिए। ऐसी बात नहीं है। श्याम जी, मुझे एक चीज और बताइएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का जम्मू कश्मीर में जो कामकाज है, केंद्र सरकार का, खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद 5 साल जो आपने यहां काम किया, कहीं पे कोई कस्टोडियल किलिंग हुई तो गृह मंत्री ने कहा मैं वहां जाऊंगा। पुंछ का मुझे याद है, वो आए थे, उन्होंने कहा अगर उस दिन मौसम खराब नहीं होता तो वो चले जाते, और उसके बाद कार्रवाई भी हुई। घाटी में आपने 5 साल के अंदर अंदर कोई ऐसा ब्लड बाथ नहीं होने दिया, आपने कानून का राज स्थापित किया, वहां पर आतंकवादियों पर नकेल कसी, नतीजा यह निकला कि वो जम्मू संभाग में आ गए। यहां पर भी इस वक्त उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो समुदाय आपको यहां पर वोट नहीं दे रहा है, बाय एंड लार्ज उनको कोई यहां पर किसी तरह की कोई परेशानी पॉलिटिकल पार्टी से या गवर्नमेंट से देखने को नहीं मिली। क्या मानेंगे कि जो देश भर में जो वातावरण बनता है, वो वातावरण आपके नुकसानदेह जम्मू कश्मीर में साबित होता है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं यहां तो ठीक काम है आपका, लेकिन बाकी देश में आपका काम ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मैसेजिंग की जरूरत है और उसको तब्दील करने की जरूरत है, ताकि जो समुदाय आज आपको वोट नहीं देता उसमें विश्वास पैदा हो, और ये स्थिति न बने कि आपको 29 एमएलए आपके हैं, लेकिन घाटी की पार्टी कहती है जी आपका समर्थन नहीं देना क्योंकि आपकी छवि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के बीच में ठीक नहीं है।
तो क्या आपको लगता है कि मैसेजिंग को तब्दील करने की जरूरत है और आपकी समझने की जरूरत है कि आप एक नेशनल ऑल्टरनेटिव बन चुके हैं? हमारी विचारधारा जो है उसके साथ हम क्यों कंप्रोमाइज करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। और मैं यहां आपका रिकॉर्ड स्टेट कर देता हूं कि आज भी सीटें, हमारी सीट्स का नंबर कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी वोट शेयर वाली पार्टी है जम्मू कश्मीर में। 25.5%, 25.1.5 हमने वोट लिया है। जिनकी 42 सीटें हैं उन्होंने तो 22% लिया है, 3.5% हमसे कम लिया है। तो फिर हम क्यों कहें कि हमें वोट नहीं दिया, इस सेक्शन ने नहीं दिया। कश्मीर में किसने दिया? मैंने आपको बोला कि अगर एक ही सीट ले लो आप, जो थन्ना मंडी मंजाकोट है, वहां कोई हिंदू है? मेंढर में कितने हिंदू हैं? आप मुझे बताओ। सुनकोट में कितने हिंदू हैं? 2% भी नहीं है। बुदल में कितने हिंदू हैं? वहां 4-5% हैं। तो ये वोट तो हमें मिला ना। हां, ये चीजों का असर जो है भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर में भी जो बात होती है, जनेवा की भी बात जहां डिस्कस होती है, लेबनान में किसी का कत्ल हुआ, जहां कोई मारा गया, उसका भी प्रभाव जहां पड़ता है वो इमोशनल अटैचमेंट है। और अभी हमारी पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकली हम लोग इतने मैच्योर नहीं हुए हैं। हमने जात बिरादरी को और मजहब को पॉलिटिक्स में लाते हैं, और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं मजहब को उन्होंने लाया। ये बात तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जाएगा वो तबाह हो जाएगा। पीडीपी के लिए भी कहा और वो बात भी कही। तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब कब क्या बात कह दे हैं वो पता नहीं है, लेकिन हम अपनी विचारधारा, जहां अपनी सोच, हां, हम अपने काम करने के तरीके में और शिद्दत लाएंगे, उसमें अगर कोई कमी है उसमें दुरुस्ती लाएंगे, लेकिन विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी की है वो हमारी बड़ी स्टीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जम्मू नॉर्थ श्यामलाल शर्मा। साफ तौर पर इनका यह कहना है कि विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर आप हमारा मत प्रतिशत देखेंगे वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हर समुदाय ने जम्मू कश्मीर में वोट दिया है। किसी भी समुदाय को लेकर यह कहना कि उनका वोट हमको नहीं मिला, यह गलत है। और साथ में इन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही, सरकार अभी अभी बनी है, हम देखेंगे कि सरकार जम्मू को लेकर, कश्मीर को लेकर क्या सोचती है, क्या करती है, और जो 20 वादे हैं उन पर कितना खरा उतरती है। खरा उतरेगी तो हम इस सरकार का साथ देंगे, लेकिन अगर खरा नहीं उतरी तो फिर वही होगा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग में लंबे समय से मशहूर रही है। देखना यह होगा कि सरकार आज से अपना कामकाज शुरू करेगी, मंत्रालय बांटते ही एक बात साफ हो जाएगी कि कहानी कहां जाकर ठहरती है।